गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे ऐसे 505 जिसका नाम है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपन पूरा ऐसे आराम से कवर कर लेंगे। एज पर आईसीए मॉड्यूल 100% कवरेज रहेगा। तो ऐसे 505 जिसका नाम है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होता क्या है। तो कभी कभार क्या होता है, अगर ऑडिटर को अकाउंट बैलेंस कंफर्म करना है, फॉर एग्जांपल अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑडिटर ने देख लिया कि 5 करोड़ एग्जिस्ट करता है, तो ऑडिटर को कंफर्म करना है क्या ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवर्स वाक्य में ऐसा थर्ड पार्टी के लिए भी इतना ही पेबल्स या रिसीवेबल्स है क्या। तो ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट का अप्रूवल, यानी कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट का पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ऑडिटर को एक इंडिपेंडेंटली बैलेंस कंफर्म करना है। तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट रिटर्न फॉर्म में क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी को एक लेटर भेज सकता है और उनसे पूछ सकता है कि आपके लिए आपका भी इस एंटिटी के साथ इतना बैलेंस ड्यू है क्या। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी ऑब्वियसली कंफर्म कर देगी कि हाँ हमारा भी XYZ एंटिटी के साथ इतना बैलेंस बाकी है। तो ऑडिटर को कंफर्म हो जाएगा कि इस एंटिटी का वाक्य में अनदर एंटिटी के साथ इतना बैलेंस ड्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है कि इट इज अ मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या करेगी, डायरेक्ट ऑडिटर को रेस्पॉन्स देगी रिटर्न फॉर्म के अंदर। सेकंड पॉइंट अपने पास आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स यानी कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो 4 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ऑडिटर को देखना पड़ेगा कौन सा इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है या रिक्वेस्ट करना है। कंफर्म करना है या रिक्वेस्ट करना है, क्या क्या मतलब है। या तो ऑडिटर लिख सकता है कि आपका इस XYZ एंटिटी के साथ इतना 5 करोड़ रुपीस इतना ड्यू है। ठीक है, इतना पेबल्स है, आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेड पेबल्स के लिए हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफर्म का तो ये मतलब हो गया उसके अंदर अमाउंट गिवन रहेगा। ठीक है, ऑडिटर लिख के देगा। और रिक्वेस्टेड यानी कि ऑडिटर बोलेगा कि PQR एंटिटी को कि आपका हमारी XYZ एंटिटी के साथ कितना पेमेंट ड्यू है, तो आप इतना लिख के भेजो। तो इस केस में ऑडिटर क्या कर देगा, डैश कर देगा अमाउंट, थर्ड पार्टी लिख के भेजेगी। फिर ऑडिटर देख लेगा जितना थर्ड पार्टी ने भेजा और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दोनों इतना पेमेंट ड्यू आ रहा है क्या, दोनों नंबर मैच हो गए तो ठीक है। बी पॉइंट बता रखा है सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। देखो आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, लेटर हो सकता है किसी और को मिले, कोई और गलत इन्फॉर्मेशन लेके भेज सकता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको टू ICICI बैंक आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो ऑब्वियसली ICICI बैंक के अंदर किसी को भी मिल सकता है लेटर। वहीं अगर आपने पूरा लिखा टू ICICI बैंक XYZ पर्सन का नाम, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली उस पर्सन को ही मिलेगा। सी पॉइंट बता रखा है डिजाइनिंग द confirmation request including request are properly addressed and contain written information to be sent directly to auditor। देखो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो थर्ड पार्टी को मिल तो गया, अब अगर थर्ड पार्टी के लिए वापस उस लेटर को रिटर्न करने का प्रोसेस टफ रहेगा तो हो सकता है वो छोड़ेगा कि हाँ थर्ड पर्सन कौन इतनी बेजमारी करे, तो हो सकता है वो वापस से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का जवाब ही नहीं भेजा उस लेटर का। डी पॉइंट बता रखा है सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट टू द कंफर्मिंग पार्टी। और लास्ट में आप रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो कंफर्मिंग पार्टी को। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखना है कौन सा कंफर्म करना है या रिक्वेस्टेड करना है। देखो ऑब्वियसली एक एंटिटी के केस में बहुत सारे ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे। ऑडिटर को ऑब्वियसली सैंपल बेसिस पर ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर उसको मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर उसको हाई अमाउंट के एक ऑब्वियसली आप बोल सकते हो जैसे कि 1 करोड़ के अबाव के जो ट्रेड पेबल्स रिसीवेबल्स है उसके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस कंफर्म करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा कौन सा इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है, सही पार्टी को चूज करना पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए और लास्ट में वो भेज सकता है सेंडिंग द रिक्वेस्ट। उसके बाद अपने पास थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड के अंदर इसी को और डिटेल के अंदर बता रखा है ऑडिटर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर सकता है। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर सकता है क्या ये टर्म्स एग्रीमेंट्स थर्ड पार्टी भी मानती है क्या, ट्रांजेक्शंस बिटवीन एंटिटी एंड थर्ड पार्टीज टू कंफर्म एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज साइड एग्रीमेंट। साइड एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली आप बोल सकते हो एम्प्लॉय किकबैक, आपने किकबैक वाला नाम सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो जैसे कि हमारा परचेज मैनेजर है, ठीक है, अब हमने बोल रखा है कि वो ये ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करेगा, एक्स प्राइस पे वो परचेज करता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा क्या एक्स प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपन वेंडर के साथ कंफर्म करते हैं कि आपका कोई अलग से साइड एग्रीमेंट तो नहीं है। ठीक है,
ये वेंडर कंफर्म करेंगे ऑब्वियसली, तब जाके पता चलेगा कि परचेज मैनेजर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। दो तरह की रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या होता है, ऑडिटर को थर्ड पार्टी का रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई नहीं आया तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अंदर ऑडिटर दो काम कर सकता है, या तो एक बैलेंस लिख सकते हैं कि हमारा आपके साथ 1 लाख रुपीज़ इतना ड्यू है, या फिर वह डैश कर सकता है। सेकंड ऑप्शन उसके पास है क्या आपका हमारी एंटिटी के साथ कितना ड्यू है, डैश डैश डैश, फिर थर्ड पार्टी भेजेगी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कंफर्मेशन में ऑडिटर को कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स चाहिए थर्ड पार्टी का। नेगेटिव कन्फर्मेशन में क्या होता है, नेगेटिव कन्फर्मेशन में अगर थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल अपन ने लिखा 1 लाख रुपीज़, ठीक है, हमारा आपके साथ ड्यू है, तो क्या थर्ड पार्टी भी इतना मानती है क्या? अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ वाकई में उनका भी 1 लाख रुपीज़ ही ड्यू चल रहा है, तो थर्ड पार्टी को वापस से रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी को लगता है नहीं हमारा 1 लाख की जगह 1,50,000 ड्यू है या पेबल्स है, तो उस केस में अगर वो डिसएग्री होता है तो फिर उनको रिप्लाई भेजना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से लैंग्वेज फ्रेम होता है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन में अगर वो इतने जितना गिवन अमाउंट है वो एग्री करते हैं तो उनको रिप्लाई भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वो डिसएग्री करते हैं तभी उनको रिप्लाई भेजने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो कि इसके अंदर एक मतलब सबसे बड़ा चांसेस क्या हो सकता है, नेगेटिव कन्फर्मेशन में आपने भेज दिया, ऑडिटर ने भेज दिया थर्ड पार्टी को, पर हो सकता है ना थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं उनके पास इतना काम हो, उन्होंने वो लेटर देखा ही नहीं हो। ठीक है, उनको मिल गया होगा भले, पर उन्होंने उसको ओपन नहीं करा होगा, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अगर वो देखना ओपन करना भूल गए या रेस्पॉन्स भेजना वापस से भूल गए, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर क्या अज्यूम करेगा कि हाँ बैलेंस एग्री हो गया होगा, इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, जबकि हो सकता है एक्चुअल में वो डिसएग्री हुआ पर वो रिप्लाई भेजना भूल गए हो। तो इसके अंदर सबसे बड़ा ये मिस्टेक रहता है। ठीक है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन नेगेटिव कन्फर्मेशन दोनों का डेफिनेशन बता रखा है, जितना मैंने बताया सिर्फ वही लिखा हुआ होगा। रिक्वेस्ट एट कन्फर्मिंग पार्टी रेस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, थर्ड पार्टी को यहाँ बोलते हैं कन्फर्मिंग पार्टी। ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करेगी ऑडिटर को वेदर दे एग्री और डिसएग्री। पॉजिटिव में चाहे आप एग्री करो चाहे डिसएग्री करो, आपको ऑडिटर को रेस्पॉन्स भेजना पड़ेगा विद द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, और कन्फर्मिंग पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। ये डैश 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 कर दिया तो थर्ड पार्टी ऑब्वियसली भेजेगी रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होता है, इन दिस केस कन्फर्मिंग पार्टीज required to respond only when they disagree with the information provided in the confirmation request। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह लिख रखी है नेगेटिव confirmation request provides less persuasive audit evidence than positive confirmation, therefore auditor shall not use negative confirmation as a sole substantive audit procedure unless all conditions are present। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव कन्फर्मेशन को आपको हमेशा सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की तरह ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, यानी कि आप ऑडिटर ने सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन भेज दिया थर्ड पार्टी को और वो अदर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा रहा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, वो अगर वो नेगेटिव कन्फर्मेशन भेज रहा है तो साथ ही साथ उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने पड़ेंगे। अगर वो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहा है तो सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे हमने लेटर भेज दिया और कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा रहा ऑडिटर, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ आप सिर्फ नेगेटिव भेज रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, नेगेटिव भी मतलब नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और इसके अलावा आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। अगर ये चार कंडीशन मैच हो जाती है तो पहला रोम इज लो, जनरली अगर रोम लो होगा तो ऑब्वियसली आप कंफर्म क्यों करना चाहोगे। देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल्स पेबल्स हमारे 1000 एंटिटी के साथ है तो हम 1000 लोगों को ही ऐसा कंफर्म करें। ऑब्वियसली जो हमारे लिए मटेरियल है हम उनको ही बेचते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि उस केस में रोम लो एंड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। रोम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, अगर कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल होमोजेनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन्स और कंडीशंस। इसका क्या मतलब है, देखो पॉपुलेशन यानी कि होमोजेनियस सेम नेचर के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है, एक दिख रहा है 100 करोड़ का, और उसके अलावा सारे जो दिख रहे हैं 20 करोड़ 10 करोड़ 5 लाख ऐसे दिख रहे हैं, तो यानी कि एक बैलेंस आपको क्या दिखा 100 करोड़ का। आप उसके लिए नेगेटिव कन्फर्मेशन करो तो उसके अंदर ये कंडीशन मैच नहीं होगी। स्मॉल होमोजेनियस
नेचर के होने चाहिए। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन 5 लाख का है तो बाकी ट्रांजैक्शन भी उसी नंबर के आसपास होने चाहिए। कोई 7 लाख का होगा, 3 लाख का होगा, चलेगा। बहुत ज़्यादा वेरियंस नहीं आना चाहिए। लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड। अच्छा, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो भेजेगी आंसर, फॉर एग्जांपल हमारा ड्यू है 5 करोड़ का, ठीक है, टू PQR कंपनी के साथ हमारा इतना ड्यू है। अब PQR कंपनी, अब अगर ऑडिटर को लगता है यार PQR कंपनी जब रेस्पॉन्स भेजेगी तो 5 करोड़ के आसपास ही वो भी इतना ही बैलेंस एग्री करेंगे, यानी कि जो थर्ड पार्टी रेस्पॉन्ड करेगी और जो ऑडिटर सोच रहे हो इन दोनों के बीच में कम डिफरेंस रहने के चांस है। लो एक्सेप्शन रेट, यानी कि आप बोल सकते हो डिफरेंस, लो डिफरेंस एक्सपेक्टेड। ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेज दैट वुड कॉज रेसिडेंट्स टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। अगर ऑडिटर को पहले ही पता है कि थर्ड पार्टी एकदम केयरलेस है, वो 90% चांस है कि वो भेजने ही भूल जाएंगे, वो देखेंगे ही नहीं, तो फिर ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ कर सकता है पर सो सब्सटेंटिव के केस में यूज़ नहीं कर सकता, मतलब अदर ऑडिट प्रोसीजर साथ में वो लगाता है तो चलेगा। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट ने मना कर दिया ऑडिटर को कि हम तो बेचने ही नहीं देंगे ऑडिटर को किसी, मतलब हमारी पार्टी, मतलब मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजेगा हमारी किसी भी पार्टी को। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट से रीज़न पूछेगा आखिर वो क्यों मना कर रहे हैं, फिर उसका देखेगा इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है उसके रोम पर एंड इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कहीं आखिर मैनेजमेंट ने क्यों मना करा और आखिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या वो अदर प्रोसीजर्स लगा के सही ऑब्टेन कर सकता है क्या। रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है क्या। अगर ऑडिटर ने ये कंक्लूड करा कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, देखो कई बार क्या हो सकता है, मैनेजमेंट एक जेन्युइन भी बोल सकता है कि हमारा सिर्फ इस पार्टी के साथ, पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है पेंडिंग लिटिगेशन के रिगार्डिंग, तो इसलिए सिर्फ आप इस पार्टी को मत भेजना कंफर्मेशन लेटर, बाकी आप किसी भी पार्टी को भेज दो तो हमको कोई डाउट नहीं है। तब इस केस में हाँ ऑडिटर मान सकता है। पर अगर मैनेजमेंट किसी भी पार्टी को भेजने से मना कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को देखना पड़ेगा। देखो हर एक बिजनेस के अंदर एक दो पार्टी तो ऐसी होती है जो जिनका झगड़ालू टाइप नेचर हो या फिर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उस केस में रीजनेबल होता है। तो अगर ऑडिटर को लगता है यार नहीं मैनेजमेंट ने अनरीजनेबल कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया और अनेबल टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये MCQ में आ सकता है, 100% देख लेना। सबसे पहले TCWG के साथ बात करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर उसको देखना पड़ेगा कंसीडर इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट, उसके ऑडिट रिपोर्ट पर ऑडिट पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या अगर वो मॉडिफिकेशन टाइप है तो मॉडिफिकेशन में भी जा सकता है। 6 पॉइंट आता है रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कभी कभार क्या होगा, ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का आंसर तो मिलेगा पर ऑडिटर को डाउट आ सकता है क्या वो आंसर रिलायबल है या नहीं। हो सकता है ना थर्ड पार्टी की जगह और किसी ने वो आंसर मैच करके भेज दिया हो या फिर मैनेजमेंट ने पहले फ़ोन कर दिया थर्ड पार्टी को कि जब भी ऑडिटर या ऐसा कंफर्मेशन लेटर मांगे तुम इतना बैलेंस लिख के भेज देना। तो कभी कभार क्या हो सकता है, ऑडिटर आइडेंटिफाइज फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डाउट्स अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स, तो फिर उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी चाहिए ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या वो वाकई में वो असली पार्टी नहीं भेजें, क्या मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक पर्सन ने करा उनका आंसर भेजा हो या फिर कोल्यूशन विथ मैनेजमेंट, इस टाइप का तो नहीं है। इफ ऑडिटर डिटरमाइंस दैट रेस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल, तो फिर ऑडिटर को देखना चाहिए क्या उसका इम्प्लीकेशन आएगा और रोम रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द रिलेटेड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर उसको देखना पड़ेगा आखिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इफेक्ट आएगा एज पर SS 705। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, बाकी अपने SS 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सिर्फ जितना मैंने आपको बताया उतना ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेगेटिव कंफर्मेशन को आपको सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कौन सी कंडीशन होगी तब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशन ध्यान रखना। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करेंगे।